पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री, चीन की उससे दोस्ती है, रशिया से है, सऊदी अरब से है, अमेरिका से भी उसकी दोस्ती है, ईरान भी उसका दोस्त है। यानी कि अगर दो की जगह 4-5 हाथ भी होते तो तमाम हाथों में उसके लड्डू फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल जो उसने मीडिएशन किया है, एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर, इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? और क्या आपको लग रहा है कि पहले से ज्यादा पावरफुल क्या पाकिस्तान भी हुआ है? और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितने खतरे की बात है? देखिए, पाकिस्तान की कहानी मैं आपको शुरू करके बताता हूं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई जो थी वो सिर्फ 4 दिन की थी, पर उस 4 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया, जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में 2025 की, कि इन 4 दिन की लड़ाई के अंदर जो क्लैश हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया से बेहतर किया है। उसी का नतीजा था कि 2025 के एंड में वही बात जो पिछले 1 साल से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर जहाँ पर खड़ा है उसमें सबसे बड़ा किरदार दुनियावी लिहाज से नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर किया था। एक तो दुनिया की आंखें खुली कि इनके पास करने को कुछ है नहीं, इतनी औकात इनकी नहीं कि अपने से कई गुना छोटे मुल्कों को काउंटर कर सकें, और बातें ये इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि विश्व गुरु, ये विश्व गुरु की कहानी सिर्फ पाकिस्तानियों में ही नहीं मशहूर, पूरी दुनिया में मशहूर है कि अपने आप को विश्व गुरु कहलवाता है अपने गोदी मीडिया से। तो खैर सुनते हैं प्रवीण साने की मजीद क्या क्या कुछ कहा जा रहा है इस वक्त भारत के अंदर बैठकर, और खत लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी और मोदी को भी कि दोस्ती करवाई जाए जी पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान और सऊदीज हैं उनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, याद करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री ताल्लुकात पहले नहीं थे, वो 70s से हैं, पर ये पहली बार हुआ कि उनका एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है पाकिस्तान के सैनिक होंगे वेस्ट एशिया में। उसके बाद आप देखिएगा कि ये लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के शुरू होते ही क्या हुआ, पाकिस्तान पहले तो फैसिलिटेटर बना। क्यों फैसिलिटेटर बना? क्योंकि पाकिस्तान के सिंदूर के कारण, जिसमें सिंदूर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनके रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। याद करिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको 2 जून 2025 में लंच के लिए बुलाया था व्हाइट हाउस में। 1-on-1 लंच हुआ था, बातचीत हुई थी। तो जैसे आप बता रही हैं, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और वो ऐसा मुल्क है जो कि सब रीजनल पावर समझती है। अब उनको समझ में आ गया है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और वो कैसे समझ रही है? सिंदूर से, कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है वो। हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान के साथ पिछले 12 साल में, हमने हमेशा उनके टेररिस्ट टारगेट को टारगेट किया है। उन्होंने हमेशा रिटर्न में हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। मिलिट्री टारगेट का मतलब होता है यू आर शोइंग द विल टू फाइट। फिर वो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो वही अकेला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। अगर उनको थोड़ी सी किसी की बढ़ाई भी करनी होती है वो कर देते हैं। हमने जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं दिया ये श्रेय कि आपने सीज फायर करवाया है, उन्होंने फौरन दे दिया पाकिस्तान ने, और ये भी कह दिया कि साहब जो है आपको पीस प्राइज के लिए, हम नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट करते हैं। कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान ने 3 बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी हैं। पहली बात, शुरुआत हुई थी एज अ फैसिलिटेटर। 11 अप्रैल को जब ये पहली बार हुआ था कि दोनों साइड बातचीत करेंगी, तो इस्लामाबाद में तय हुआ था बातचीत होगी। आपको याद होगा वो 11 अप्रैल को था। फैसिलिटेटर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जगह जो है ऐसी बनाए दोनों साइड के लिए, जो दोनों साइड को लगे कि हाँ मैं यहां पर सिक्योर हूं। सो दे वर ओनली द फैसिलिटेटर। उसके बाद वो मीडिएटर बन गए। मीडिएटर का मतलब होता है कि आप दोनों साइड आप बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आप एक साइड के पास जाइएगा, उसकी प्रॉब्लम समझिए, दूसरी साइड को बताइए, वो बताएगा आपको मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो आप मीडिएट कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है, क्योंकि उनको
ये जो उनकी काबिलियत मैंने आपको बताई है, एक लौता कंट्री है जो वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है, पर उसको वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया गया है। और वो शामिल कैसे हुआ है, अगर आप देखिएगा जो एमओयू साइन हुआ है, जो ईरान ने एमओयू साइन करा है, उसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद एमओयू। और जो तीन बड़ी बड़ी और जो ताकतें हैं रीजनल पावर्स दैट मैटर, कौन सी हैं रीजनल पावर्स, जैसे कि इजिप्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो आज पाकिस्तान जो साउथ एशियन कंट्री है, अब वो जुड़ चुका है वेस्ट एशिया के साथ। तो अब आप समझ सकती हैं वो कहां से कहां पहुंच चुका है। जी, ये तो एक तरह का रेवोल्यूशन है कि किस तरह से कहां वो पहुंचा है, और आपने बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। और इसी में जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि आखिर प्रवीण जी, ये क्या अचानक हम ये होता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये एक पाकिस्तान की लॉन्ग स्ट्रेटजी थी जिसका हम नतीजा यहाँ पर हम सामने आता हुआ देख रहे हैं? या आप ये देखते हैं कि जो जिस तरह से ज्योग्राफी है उसकी, वो उसको बहुत सूट करती है, या जो एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए वो सूट करता है उसको? क्या आखिर रीजन है कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, दोनों तरफ के जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है? देखिए, सब कुछ है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, कनेक्टिविटी है, ज्योग्राफी है, पर सबसे बड़ी बात यह है जो हमें समझनी है कि उनके जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि 1998 में जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब अमेरिका क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान टेस्ट ना करे। तो जो उनके एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव थे, स्ट्रोप टैलबर्ट, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उस समय जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनको कांटेक्ट करें, तो नवाज शरीफ के दफ्तर में कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर उन्होंने जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, वहां फोन किया, उन्होंने कहा आ जाइए हमसे बात करिए। तो बात हुई, उसमें जहांगीर करामत ने दो टूक बोल दिया अमेरिकन्स को, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप जाइए। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी टेस्ट किए, हम जानते हैं। उसके बाद एक नोट भेजा जनरल जहांगीर करामत ने फॉरेन ऑफिस में कि देखिए अब जो पाकिस्तान है न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गया है, तो अब हमारा भी रोल बन गया है डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में। और अब आप अगर जो देख रही हैं, तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो रास्ता शुरू किया था जनरल जहांगीर करामत ने, वो आसिम मुनीर आगे ले गए हैं। ये जो बात हो रही है, जो ट्रंप भी बात करते हैं, वो कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो सारी देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, मतलब कामयाबी का वो, he should also get that thing, but the point is that more and more countries, they want to talk to Field Marshal Asim Munir because they know that these people understand diplomacy, they understand how to talk to them, because this is something they have worked very well and they are the people who are in power. एक भारतीय तारीफ कर रहा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, और ये कोई आम भारतीय नहीं है, कई किताबों का ऑथर है, भारतीय फौज का कर्नल रिटायर्ड है, और दुनिया ऐसे सुनती है। दुनिया के बड़े बड़े इंटरव्यूज में आपको प्रवीण साहनी नजर आएगा, जीडी बख्शी नहीं देखेंगे, गौरव आर्या नहीं देखेंगे आप इन द GHQ। तो आपको ये सब चीजों को सामने रख के फिर एक फोटो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्लोमेसी में, और स्पेशली अभी जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी बनाते हैं, पहली तो बात यह है कि सरकार फॉरेन पॉलिसी बनाती है, हमारी डिप्लोमेट्स तो बनाते नहीं, उनका काम है उसको आगे ले जाना। तो आज भी मैं समझता हूं हमारी जो सबसे बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग है हमारे डिप्लोमेट्स की, उनको मिलिट्री पार्ट समझ में नहीं आती, जो कि केस नहीं है पाकिस्तानी जनरल्स के साथ, क्योंकि वो सिक्योरिटी तो शुरू से ही देख रहे थे। मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी 1 जनवरी 49 से, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन गई, सीज फायर लाइन। तो उनको वो भी समझ में आता है, उनको ये भी समझ में आता है, और वो पीछे नहीं हटते किसी को थोड़ा सा बताने में कि हाँ साहब आपने सीज फायर कराया। यू सी, इन टर्म्स ऑफ वो ये झिझकते नहीं है कि मैं ही सारा क्रेडिट ले लूं, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं अगर उनका फायदा हो रहा है। तो ये सब बातें होती है जिनको समझना पड़ता है।
बिल्कुल प्रवीण जी, आई थिंक यू आर द ओनली वन इन इंडिया, खासतौर पे एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, जो पाकिस्तान को लेकर जो है वो आप बिल्कुल खुल के बात करते हैं। प्रो पाकिस्तानी होने के भी आपके ऊपर टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो है पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं, तो वो भी आपके साथ होता रहा है। बट जो है हकीकत, वो हकीकत आप यहाँ पर रख रहे हैं। ये जो प्रवीण सानी की स्माइल है ना आखिरी क्वेश्चन पर, इस नए भारतीयों के अरमानों को ज़रूर खाक में मिलाया होगा, और वो इंशाल्लाह मिलते ही रहेंगे, क्योंकि ये वो शख्स है जो पाकिस्तान पर जब तनकीद करता है तो बड़े पॉइंट्स के साथ करता है, सबूतों के साथ करता है, और इनका राइट है, ये हमारे दुश्मन है, हम इन्हें और ये हमें अपना दुश्मन करार देते हैं। लेकिन ऐसे स्टेज पर जहाँ पर भारत का पूरा मीडिया बिका हो, भारत का पूरा सोशल मीडिया नरेंद्र मोदी और भाजपा ने ख़रीदा हो, वहाँ पर प्रवीण सानी और जनरल मोर समेत कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सच के साथ खड़े हैं और खुलकर पाकिस्तान की जो तारीफ बनती है वो बिना झिझके करते नजर आते हैं। आपकी क्या राय है सारे मामले पर, ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।